नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 13 साल पहले यानी 2008 में दुनिया एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसके चलते ना सिर्फ कई बड़ी कंपनीज बैंक करप्ट हो गई थी, बल्कि साथ ही लाखों करोड़ों लोग अपनी नौकरी खो बैठे थे। और यह सिर्फ किसी एक कंट्री में नहीं हुआ था, बल्कि इस क्राइसिस ने पूरी वर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी। और यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी इस क्राइसिस को सरवाइव नहीं कर पाया था। इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही अमेरिका से हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया पर यह फाइनेंशियल क्राइसिस आखिर क्यों और कैसे आया था, और अमेरिकन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी AIG का इस पूरे मामले में क्या रोल था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये फाइनेंशियल क्राइसिस साल 2007 से 2008 के बीच में दुनिया के सामने आया था, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले यानी लेट 90s में हुई थी। दरअसल लेट 90s और अर्ली 2000 में अमेरिका के अंदर .com क्रैश और आतंकवादी हमले जैसी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिनका वहां की इकोनॉमी को बहुत गहरा असर पड़ा था। और इसी वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ताकि मार्केट प्राइसेस को स्टेबल किया जाए और इकोनॉमी के ग्रोथ को मेंटेन किया जाए। दोस्तों, यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कई बार घटाकर मतलब 6.5 से 1.7 पर ले गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग जरूरतें जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट हद से ज्यादा कम था, इसलिए वो लोग भी जिनकी इनकम लो थी, जो लोन के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो लोग भी बैंक्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। देखा जाए तो सही मायने में उन लोगों को लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बैंक्स ने लालच में आकर सभी लोगों को मॉर्गेज पर लोन देना शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार मॉर्गेज के बारे में बताना चाहूंगा। मॉर्गेज बैंक और लोन लेने वाले व्यक्ति के बीच एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अनुसार लोन लेने वाला व्यक्ति लोन को नहीं चुका पाता तो मॉर्गेज की मदद से बैंक अपना पैसा उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त अमेरिकन बैंक्स उनको भी आसानी से लोन दे रहा था, जिसके पास ना तो कोई स्टेबल इनकम सोर्स था और ना ही बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, इस तरह के होम लोन को सब प्राइम लोन कहते हैं, जिसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, बैंक्स को इस रिस्क के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर डिफॉल्ट की स्थिति बनी तो अपना पैसा डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर लेंगे। अब क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा लोगों को लोन दे रहा था, तो ऐसे में उन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यानी कैश का दिक्कत होने लगा, और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बैंक्स को कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन यानी CDO की मदद लेनी पड़ी। दरअसल ऐसी सिचुएशन में जब बैंक्स की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने पास मौजूद हजारों मॉर्गेज ऐसे एक बंडल बनाकर उन्हें सिंगल बॉन्ड के रूप में दूसरी पार्टी जैसे इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड को बेच देते हैं, जिसके बदले में बैंक्स को उन दूसरी पार्टी से कैश मिल जाता है। इससे उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। और दोस्तों, बैंक जो इन मॉर्गेज के बॉन्ड को सेल करते हैं उसी को CDO कहा जाता है, मतलब कि कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। और ये थर्ड पार्टी उन CDO को खरीद लेती है, क्योंकि लोन लेने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट के साथ अपना पूरा लोन इन्हीं थर्ड पार्टी को चुकाता है, और इसमें इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स इन CDOs के डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बैंक द्वारा बनाए गए उन CDOs में सब प्राइम मॉर्गेज की संख्या बहुत ज्यादा थी, और जैसे कि हमने आपको बताया कि सब प्राइम मॉर्गेज के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में भला कोई भी थर्ड पार्टी इस रिस्क को क्यों लेना चाहेगी, और इसलिए इस रिस्क को खत्म करने के लिए अमेरिका की मल्टीनेशनल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी AIG अपनी एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी CDS को लेकर आई, जिसे आगे चलकर इस फाइनेंस क्राइसिस का सबसे अहम वजह माना गया। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय AIG अमेरिका की सबसे बड़ी रेपुटेटेड इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसका बिजनेस 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। अब AIG ने किया क्या कि उसने उन रिस्क CDO पर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, यानी
कोई भी सीडीओ अगर डिफॉल्ट होगा तो उस सिचुएशन में एआईजी उसका पूरा नुकसान खुद चुकाएगी। दोस्तों, एआईजी के इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यानी सीडीएस का नाम दिया गया था। अब क्योंकि एआईजी जैसी बड़ी रेपुटेटेड कंपनी सीडीओ को इंश्योर कर रही थी, तो ऐसे में सब प्राइम मॉर्गेज होने के बावजूद भी उन सीडीओ से सभी तरह के रिस्क खत्म हो गया था। और जब रिस्क ही नहीं रहा तो बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनी, इसमें अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देश के इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी व कॉरपोरेशन भी शामिल थे। दोस्तों, सभी ने अपने प्रॉफिट के लिए इन सीडीओ को खरीदना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये सीडीएस पॉलिसी बेचना एआईजी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, जहां कुछ ही सालों में उन्होंने सिर्फ इस इंश्योरेंस पॉलिसी से अरबों डॉलर का काम कर लिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि एआईजी कंपनी अब इस प्रॉफिट को देखकर लालची हो गई थी और लालच में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बद से बदतर बना दिया था। दरअसल जब कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है तो इंश्योरेंस को चुकाने के लिए उसके पास उतने फंड या एसेट्स होने चाहिए, लेकिन एआईजी के पास इतने फंड्स तो थे ही नहीं। असल में प्रीवियस डेटा के बेसिस पर एआईजी को ये भरोसा था कि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चुकाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, और इस तरीके से बैंक भी एआईजी के भरोसे बेफिक्र होकर लगातार कई सालों तक लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन देता रहा। इससे हुआ क्या कि अमेरिका में जो हाउसिंग मार्केट था प्राइम लोकेशन में, वहां की जमीन का रेट आसमान तक पहुंच गया। अब दोस्तों, यहाँ तक अगर देखें तो आम नागरिकों से लेकर एआईजी तक इस मामले में इन्वॉल्व सभी पार्टीज अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन असल में ये प्रॉफिट सिर्फ एक बबल था जो किसी भी समय फट सकता था। आखिरकार साल 2006 में इसके फटने की शुरुआत भी हो गई। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को 1.75 से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। दोस्तों, इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हुए जिनकी गिनती सब प्राइम मॉर्गेज में थी, क्योंकि उन लोगों की इनकम इतनी थी ही नहीं वो लोग इस लोन पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट चुका सके। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे डिफॉल्टर्स की गिनती बढ़ती गई वैसे वैसे इन मॉर्गेज से बने सीडीओ की वैल्यू भी नीचे आने लगी, क्योंकि लोग के मॉर्गेज डिफॉल्ट करने की वजह से मार्केट में उन सीडीओ की वैल्यू खत्म हो गई जो बैंक्स थर्ड पार्टी को बेचकर उनसे पैसा लेती थी, और वही पैसे लोगों को लोन के रूप में देती थी। ऐसे सिचुएशन में बैंक्स ने डिफॉल्टर्स के घरों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हाउसिंग मार्केट में घरों की सप्लाई डिमांड से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन घरों की कीमत कुछ समय पहले आसमान छू रही थी वो एक ही झटके में जमीन पर आ गिरी। जब घरों की वैल्यू लोन अमाउंट से भी कम हो गई तो ऐसे में उन लोगों ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया जिनकी गिनती प्राइम मॉर्गेज में भी थी। यानी जो लोग आराम से लोन को चुका सकते थे, उसको अमेरिका के हाउसिंग मार्केट का इस तरह से क्रैश होना सभी बैंक्स और सीडीओ खरीदना वाली थर्ड पार्टी इसके लिए एक चिंता का विषय बन गया था। लेकिन फिर भी उनको ये तसल्ली थी कि उन्होंने अपने सीडीओ को एआईजी की सीडीएस पॉलिसी से इंश्योर करवाया हुआ है और इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे से वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि एआईजी के पास इतने फंड्स थे ही नहीं कि वो सभी सीडीओ के इंश्योरेंस का पैसा चुका सके, इसलिए एआईजी जितना पैसा चुका सकती थी उसने चुकाया। उसके बाद 15 सितंबर 2008 के दिन एआईजी का सारा पैसा खत्म हो गया था। उस दिन अमेरिका के सबसे पुराने बैंकों में शुमार किए जाने वाले लेहमन ब्रदर्स बैंक्स भी बैंक करप्ट हो गया था। इस तरह से देखते ही देखते सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गया, क्योंकि उन सीडीओ में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ था। इसलिए इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला था। और इस क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में जो मंदी आई उसे ही द ग्रेट रिसेशन का नाम दिया गया। दोस्तों, फंड खत्म होने की वजह से एआईजी पर भी बैंक करप्ट होने का खतरा था। असल में दुनिया भर में ना जाने कितने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी किसी ना किसी तरीके से एआईजी के साथ जुड़े हुए थे, और ये बात फेडरल रिजर्व भी जानता था कि अगर एआईजी बैंक करप्ट हो गई तो फाइनेंशियल क्राइसिस और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेगा। और इसलिए एआईजी को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने आप को आगे बढ़ाया। और दोस्तों, फेडरल रिजर्व ने एआईजी को $85 बिलियन का लोन दिया था।
और इसके बदले उन्होंने कंपनी के 80% इक्विटी स्टेक एक्वायर कर ली थी और इस तरीके से कंपनी का पूरा कंट्रोल अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के बिजनेसमैन एडवर्ड लेडी को AIG का नया CEO बनाकर कंपनी की लीडरशिप को चेंज किया। इसके बाद फेडरल रिजर्व को और भी बहुत से खर्चे करने पड़े, जिसमें AIG पर बहुत बड़े बड़े मुकदमे को सेटल करने का अमाउंट भी शामिल था। इस तरह AIG को डूबने से बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को कुल मिलाकर $122 बिलियन का खर्च करना पड़ा था। इसके बाद धीरे धीरे AIG की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट गई। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2012 में AIG ने ऐसा रिकवर किया कि फेडरल रिजर्व ने AIG के स्टेक को $22 बिलियन की प्रॉपर्टी पर बेचा। दोस्तों, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को बीते हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसे इतिहास में सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में गिना जाता है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।